द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर प्रदीप पवार जी। जैसा कि आप जानते हैं वो 45 साल से जर्मनी में मुकीम हैं। इन्होंने पीएचडी, डबल पीएचडी और डबल इंजीनियरिंग की हुई है। मेटल एंड फाउंड्री साइंटिस्ट हैं और हाल ही में इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, तो उस सिलसिले में दिल्ली में हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले तो प्लीज एक्सेप्ट माय कंडोलेंसेस, हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस ऑन द डेथ ऑफ योर मदर। थैंक यू वेरी और मच उसके चौधरी बाद मैं साहब। चाहूंगा कि आपने काफी सफर किया इंडिया में, तो उसके कुछ इम्प्रेशंस हमारे साथ शेयर कीजिए। जरूर। हाँ चौधरी साहब, फर्स्ट अगस्त को मेरी मदर की डेथ हुई है और मैं 2 सुबह यहाँ पहुँच गया था और उन्होंने डेड बॉडी को प्रिजर्व किया हुआ था और यहाँ पर घर में ले आए थे। मेरी मदर की डेथ घर में हुई थी और वो जबकि वो 3-4 दिन हॉस्पिटल में रही थी। शी वॉज 96 ईयर्स ओल्ड, वेरी इंटेलेक्चुअल सोशल लेडी, वाइफ ऑफ आर्मी ऑफिसर। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जो यहाँ तक कि अपनी पेंशन का 50% लोगों को बांटते थे। बहुत सोशल काम करते थे, हर जगह उन्होंने अपना रखा था। पूरी हमारी दोनों फैमिलियों में, मेरे नानका भी और दाद का जिसको बोलते हैं, उसमें शी वॉज द ओनली एल्डेस्ट पर्सन। सभी उनसे सलाह लेते थे। बट इन द लास्ट 3-4 years शी वॉज नॉट वेरी मोबाइल। उनकी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर, घर के सामने किसी की हेल्प करने जा रही थी। उसके बाद उनका चलना फिरना थोड़ा कम हुआ एंड शी वॉज लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड कि मैं इतनी वो एक गुड लुकिंग एक वो स्टैंडिंग वुमेन थी और मुझे फिर बेड पे लेटना पड़ा, बैठना पड़ा। सब भाइयों बहनों की उनको सर्विस लेनी पड़ी। चलो अपनी 96 की एज में गए हैं, मदर का जो जाना है वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा दुख है। मैं पहले जब आता था बच्चों के साथ तो बोला था माँ के पास जा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि मैं, यानी ये लफ्ज़ मेरे मुंह से नहीं निकल सकता क्योंकि वो है नहीं। उनकी यादें हैं, जगह जगह उनकी फ़ोटोज़ हैं, उन्होंने उनका सामान है, उनका पीछे बेडरूम है जहाँ मैं जाके सोता हूँ आजकल। अपनी उनकी याद आती है, उनका तकिया ले लेता हूँ। और बड़ा बड़े रिस्पेक्टफुली जो पूरा यहाँ पर रोहिणी जो एक पार्ट है दिल्ली का वेस्ट में, तो वो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है। तो उनकी शिरकत में बहुत लोग आए थे। सड़क उन्होंने कुछ यहाँ से दूरी क्लोज कर दी थी और उनको कंधों पे उठा के, जैसे हिंदू रिवाज होता है, उससे लेके गए और सब ने अपना कंधा दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। लोग भी बहुत रोए, जिन लोगों की वो मदद करती थी, जिन लोगों की शादियां करवाती थी, जिनके बच्चे पढ़ाते थे, वो यही कहते थे कि आपकी माँ नहीं, हमारी माँ गई है आज। और दूसरी, सही। क्योंकि उनका जो पुराना बैकग्राउंड लाहौर से है, तो जब पाकिस्तान में लोगों को पता लगा कि वो इस दुनिया में नहीं है तो बड़े लोगों के फ़ोन आए। उन्होंने अफ़सोस ज़ाहिर किया और कई लोगों ने इतना अफ़सोस ज़ाहिर किया कि दुःख कि हम आ नहीं सकते। क्योंकि जो मम्मी के उस टाइम पर, मदर के उस टाइम पर वहाँ के दोस्त थे, पड़ोसी थे, वो मुंशी दरवाजे में रहते थे। अब तो वो तोड़-फोड़ कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी कॉन्टैक्ट बने हुए थे। वो कहते कि हम आ नहीं सकते क्योंकि हमारी उम्र हो गई है और यंग जनरेशन जो मेरी उम्र वाले हैं उनको वीज़े की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो एनी हाउ हमने सारी फैमिली ने मिलके उनका बड़ा अच्छा वो अंतिम संस्कार भी किया। लोगों को बुलाया, सब यहाँ घर पहुँचे, बाहर टेंट लगा दिए। और उसके बाद जो जौहरी साहब, मुझे एक मौका मिला उनकी अस्थियाँ लेके हरिद्वार जाने का, जो यहाँ पर हिंदुओं में माना जाता है। उन्होंने गंगा के किनारे एक स्पेशल जगह बनाई है कि गंगा में लोग ना ये फेंकें, उनकी राख जो होती है, वो एक कनखल जगह बनाई है। वो थोड़ा सा वहाँ पर जो पंडित हैं वो इस ये आखिरी राइड्स वहाँ करते हैं। पर वो सफ़र जो मेरा हरिद्वार का था उसका भी मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसके बाद जो मेरा सफ़र था पेवा करनाल के पास है, वहाँ पर एक हिंदुओं में माना जाता है कि गति होगी, क्योंकि मरने के बाद आदमी की आत्मा घूमती है, डरती, यहाँ तो उसकी पूरी एक प्रोसेस होती है। वो हम लोगों ने वो पूरी की क्योंकि मम्मी ने बोला था कि पंजाबी में
मेरा काम ठीक तरह करना है। तो वो ठीक तरह करने का हम लोगों ने फिर वो जो वो लिया था हमने किया। अब मैं जब हरिद्वार गया था तो आते हुए वो तो रात को गए थे, आते हुए मैं मुरादाबाद, वो करनाल, पीछे रोहतक की से आए थे। तो चौधरी साहब एक चीज़ की मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मुरादाबाद में कम से कम 16 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, लाइट राइट एंड लेफ्ट, मुझे सिर्फ मुसलमानों की दुकानें नजर आई। कोई रहीम, कोई करीम, कोई प्रॉपर्टी डीलर, कोई किसी का बूचर था, कोई शू शॉप थी। यानी मुझे उनके अंदर आसपास कोई भी सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट की दुकान नजर नहीं आई। और मुझे सारे प्रॉस्पर नजर आए, गाड़ियां खड़ी हैं और सब अपना ठीक ठाक बिजनेस करते हैं। और अपने मैंने ये पहले जब गया था उससे पहले लास्ट ईयर में, तो मुझे प्रॉस्पेरिटी नजर आई, लेकिन इस स्टेज के ऊपर नहीं। मैं इस पे बड़ा मुझे खुशी भी हुई। और वो उनकी एम्पावरमेंट जो हुई है उससे मुझे नजर आता है कि दे आर अ पार्ट ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जीडीपी है उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये मुझे देखने को मिला जब मैं इंदौर चला गया। इंदौर जो है वो इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। और मैं हैरान हो गया देख के कि हर 3 घंटे के बाद वहाँ सफाई होती है, ट्रक आते हैं, गार्बेज जो है वो किया जाता है। जो वहाँ के रहने वाले मुस्लिम हैं, आज तक मुझे सब ने बोला कि यहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई किसी तरह का कोई आपस में पंगा नहीं, बड़े ढंग से रहते हैं। और शाम को सब निकलते हैं अपने बच्चों के साथ खाना खाने के लिए, मॉल्स में जाते हैं। वहाँ पर एक 56 स्ट्रीट है जहाँ 56 दुकानें हैं, वहाँ पर आपको जगह नहीं मिलती बैठने की। वहाँ सभी आपको मिल जाएंगे, मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट तो नहीं देखे मैंने, सिख, बस वो वहीं पर एक जगह पर बैठे एक ही टेबल पे खाना खा रहे हैं। और दुकानें भी मिक्सचर हैं, किसी की मुसलमान की दुकान है, किसी सिख की दुकान है। तो और ये देख के मुझे लगा कि हारमोनी जो है ना मुल्क में प्रैक्टिस की जा सकती है। और जब मैं उज्जैन भी गया हूँ, उज्जैन का जो मंदिर है वो जो शिवलिंग है वो तीसरा महाकाल माना जाता है। तो मैं चौधरी साहब बड़ा हैरान हुआ कि मंदिर के आसपास सारी मुसलमानों की दुकानें, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई आपके जूते रख रहा है, सब कुछ वहाँ हो रहा है। तो मैंने फिर, आपको पता है कि मैं थोड़ा टॉकेटिव है, क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो मैंने पूछा कि ये कैसे? कहते ये भाई ये आप लोगों का देवता है, लेकिन हमारी रोजी का भी यही सहारा है। आप आते हैं, हमारी रोटी चलती है, हमारे बच्चे पलते हैं। तो ये जो ये देख के मुझे लगा। और वहां तक आज तक कोई किसी तरह का मुझे वो नजर नहीं आया कि वहां पर कोई एनिमिनिटी आपस में है या किसी के साथ वो कोई ऊंची नीची बात बोली जा रही है। वहाँ एक मौलवी आ रहा है, यहाँ से पंडित जा रहा है, कोई ये नहीं वो छूत छात, वो चला तू बाहर चला जा, मैंने अंदर नहीं आ सकते, ऐसा मुझे वहाँ नजर नहीं आया। और मुझे थोड़ा सा अच्छी बात। लगा भी हुँ, कि एक हारमोनी जो है उसको दिखाया जाए, है ना। हुँ, बाकी हुँ, जो जो पॉलिटिशियन जो हैं वो जो सारा दिन ब्ला ब्ला करते हैं, कोई अवासी जैसे और कोई मदनी जैसे, वो एक परसेंटेज है, उसके उनके ऊपर उनके भी बड़े फॉलोवर हैं, ये बात नहीं है। और हुँ, दूसरा जो मेरा जो नेटिव होशियारपुर का जो मेरा टूर रहा, तो क्योंकि बेसिक मेरे पेरेंट्स तो मेरे फादर वहीं के थे, तो हम लोग एक वहाँ चिंतपूर्णी नाम की माता का मंदिर है, वो मेरी मदर ने सूखा हुआ था कि काका वहाँ जाना है। तो हम सारी फैमिली गए वहाँ। जो उन्होंने पैसे जमा करती थी महीने के, तो 12 महीने के बाद एक एक अमाउंट होता था, तो वहाँ पर हम वो अमाउंट देकर आए, बच्चों को खाना खिलाया, अपनी प्रेयर हुँ, वगैरह जो पंडितों ने करनी है। मैंने अपनी लड़की के नाम पे भी एक छोटी सी प्रेयर की, मदर की सुख शांति और जो उनकी अंतिम यात्रा जिसको बोलते हैं उसके लिए। तो इट वाज अ हुँ, वेरी गुड प्रोफेशन। तो वहाँ पर मुझे गांव वाला या कस्बे वाला एटमोसफेयर मुझे मिला। और हुँ, मेरी हुँ। एक छोटी भतीजी है, वो वहाँ पर 12th क्लास में पढ़ती है, तो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन भी हुआ। तो वो मुझे कह रही थी कि ताया जी यहाँ पर मेरी क्लास में भी 3-4 मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ती हैं, और ओके, वो मेरी क्लास में है, लेकिन वो हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करती। तो मैंने कहा अच्छा। अब करती हैं उनके साथ? कहते हैं हाँ, वो अब चारों अंदर आएंगी, पीछे आके बैठ जाएंगी, क्लास खत्म हो जाएगी, ना वो हमारे साथ कैंटीन में जाती हैं। मैं इसकी वजह क्या है?
तो उन्होंने मुझे, बच्ची है छोटी सी 17 ईयर की हुई है, तो वो मुझे कहती वजह जो है ना, ये पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले ये सारे मुसलमान मंदिरों में भी जाते थे, गुरुद्वारों में भी जाते थे और पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये लास्ट कुछ 5-6 सालों में पंजाब में भी एक ना एक चेंज सा आ गया है। और जो हमारा ड्राइवर था वो एक मुस्लिम था जो मुझे दिल्ली लेकर आया था, तो मैंने उससे पूछा भी कि ये चेंज क्यों आया है। कहता जी चेंज जो आया है उसकी वजह मुझे आज तक नहीं पता। यानी वो खुद 24-25 साल का लड़का, और उसने अपनी टैक्सी चलाता है और उसने 12th पास की हुई है और उसकी अच्छी नॉलेज थी, ही वॉज वेरी गुड इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड पंजाबी। तो उसने वो मुझे भी एक्सप्लेन नहीं कर सका और मुझे भी इसका आंसर नहीं मिला। तो और दूसरा जो मैंने एजुकेशन के बारे में आपसे बात भी की थी, उस पर भी आते हैं। आपका सवाल होगा तो मैं उस पर आपके जवाब दूंगा। इंडिया में जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स हैं और जो एनजीओज हैं, वो बोलते हैं कि करीबन 38,000 मदरसे हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड इंडिया में, और उसमें करीबन 60 मिलियन के करीब बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बनिस्बत यहाँ पर उन बच्चों को एनरोल करना पड़ता है अपर प्राइमरी लेवल स्कूल में। मदरसे की नॉलेज उनको भी होती है और साथ साथ उनको स्कूल में भी जाना पड़ता है। तो जो इनकी स्टैटिस्टिक्स है वो तो मेरे ब्रदर ने भी मुझे आज बता दिया कि 2020 में जो आउट ऑफ जो स्कूल थे ना बच्चे, वो 22-23%, 25% थे, जो इस साल की स्टैटिस्टिक्स में इट इज अराउंड अबाउट 12%। तो आपको नजर भी आता है, जो हमारे घर में नर्स काम करती है वो मुस्लिम है, उसके वो तीनों चारों बच्चों को अपनी मेहनत से पढ़ाती है। उसने अभी, अब तो मेरी मदर की डेथ होने के बाद हमने उसको थैंक यू बोला, उसका पैसा दे दिया वो, लेकिन वो मिलने आएगी मुझे जाने से पहले। तो वो कहती है अंकल मैं अपने घर की बस्ती में जहाँ रहती है पुलबंगश में, वहाँ मैं बुर्का ही पहन सकती हूँ और मुझे डर सिर्फ मुसलमानों से है। जैसे मैं मेट्रो में बैठती हूँ मैं अपना बुर्का उतार लेती हूँ। मम्मी के 13वीं पे आई थी, बिल्कुल नॉर्मल पहन के आई, कहती हमें हिंदुओं से सिखों से कोई डर नहीं है, हमें अपने ही लोगों से डर है। और ये एम्पावरमेंट जो भी हो रही है ये दिखा रही है उसका असर कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मेरे ज़माने में मैंने आपको शायद एग्जांपल दी होगी, 30-35 की क्लास थी हमारे डी सेक्शन में, उन्होंने किसी 10वीं क्लास से आगे गए ही नहीं वो। अब आपको स्कूल भी जा रहे हैं, हायर स्टडीज़ भी जा रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी मिलती हैं और अच्छी पोजीशन के ऊपर भी हैं। लेकिन एक मेंटेलिटी जो क्रिएट की जाती है उसमें वो फिर आ जाते हैं। वो जो नैरेटिव है वो पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ और है, सोशल नैरेटिव कुछ और है और सिविक नैरेटिव कुछ और है। और आप मुसलमानों की बस्तियों में चौधरी साहब जा नहीं सकते, बहुत गंदे हैं ये। उनको वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ट्रक वगैरह जाते हैं, वो पता नहीं क्या जल्दी जल्दी वहां से निकल ही आते हैं। ये मेरा एक इम्प्रेशन हुआ है। और मैं अगर पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा कंपेयर करूं तो मुझे एक बार आपने किसी न्यूज़ चैनल में ही बोला था कि राउंड अबाउट 45 to 50 मिलियन या परसेंट सॉरी चिल्ड्रंस इन टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान आर आउट ऑफ स्कूल। तो उसका मेरे दिमाग में वही आपकी बात भी है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो पाकिस्तान में 25-30 करोड़ की आबादी में 22,000 मदरसे हैं और लोग कहते हैं कि वहाँ पर 3 पॉइंट और तकरीबन 15,000 अनरजिस्टर्ड हैं। तो आप टोटल लगाइए तो करीबन 6-7 मिलियन लोग जो हैं उसमें पढ़ते हैं और उसमें से जो नॉर्मल ग्रामर एजुकेशन नहीं है। तो इंडिया में ये थोड़ा सा इन्होंने इसको कंट्रोल कर रहे हैं कि मदरसे जो हैं वो रजिस्टर्ड हों और उसको जो बैक यार्ड में इलीगल है उनको तोड़ा भी जा रहा है। उनको वो यूपी में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये हो रहा है और थोड़ी प्रोटेस्ट शुरू होती है। लेकिन इनका जो इन्होंने सिस्टम तैयार किया है कि मदरसा रखो लेकिन आपने उसमें जो एक एक उन्होंने जो प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल जो है वो आपने रखना है। 14 साल की उम्र तक यहाँ एजुकेशन फ्री और मस्ट है। जी
जी। अच्छा, ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आपने कहा इंडिया में, आप मुस्लिम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली या ओवरऑल पॉपुलेशन? और जहाँ तक ओवरऑल पाकिस्तान में ताल्लुक है, पाकिस्तान में जो लेटेस्ट फिगर्स मैंने देखे हैं, उसमें है कि 27 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, जी, यानी जी, ये 2 मैंने करोड़ आपका 70 आपका ही लाख। पढ़ा। जी, 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 जी। प यानी इंडिया में पौने ये 3 करोड़। पूरी हाँ, इंडिया में ये पूरी जो 12.97% का जो उन्होंने स्टैटिस्टिक दिया है, वो पूरा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गर्ल्स इन रूरल एरिया आर मोस्टली अफेक्टेड। और हुँ, इसमें उन्होंने बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाया, उसमें उसको अपलिफ्टिंग हो रही है, बच्चों को अवेयरनेस हो रही है। पंजाब में लास्ट 20 साल से इन्होंने लड़की पैदा होने पे मार दी है। अब उनके हुँ, लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं। तो ये देखिए, हुँ। ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। वहां पर बात करो तो नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, लेकिन लड़के जवान बैठे हुए हैं, उनको लड़कियां नहीं मिल रही। वो स्टेट से बाहर जाके बिहार, यूपी में शादियां कर रहे हैं। ये मुसलमान? नौबत आ गई। हाँ, हरियाणा में भी ऐसा ही हाल हो रहा है। वहां पर हुँ, भी हुँ। रेशियो बिल्कुल अनबैलेंस हो गया है। इन्होंने बहुत अबॉर्शन करवा करवा के लड़कियों का अपना सारा सत्यानाश कर लिया है। अच्छा, प्रदीप जी, 47 में जब फसादात हुए, राइट्स हुए, तो ईस्ट पंजाब तो तकरीबन सारा खाली हो गया था मुसलमानों से। अब जो मुसलमान वहां आए हैं, सेटल हुए हैं, वो कहाँ से आए हैं? बिहार से, यूपी से? नहीं, वो बहुत सारे पाकिस्तान से भी आए हुए हैं। हम्म, और पंजाब में एक स्टेट है मलेरकोटला, वहाँ पर जी। सबसे ज़्यादा मुसलमान हुआ करते थे। आज आपको लुधियाना में करीबन 40 मस्जिदें नज़र आएंगी, अजान पढ़ी हम्म, जाती है। हम्म, होशियारपुर का इलाका, उसका नाम है इस्लामाबाद, वहाँ पर बहुत सारे अहमदियों का भी एक गढ़ हुआ करता था। अगर आप हम्म, गुरदासपुर की तरफ चले जाएं तो वहाँ अहमदियों का नबी भी रहता है, और जिनको ये मिलने भी जाते हैं, और वहाँ पर इनको प्रोटेक्शन भी दी जाती है। और पंजाब के इस कादियान? इलाके। कादियान की जी, बात कर रहे हैं आप? हाँ, कादियान की बात। और जी, और जी। पंजाब के जितने ये खन्ना डिस्ट्रिक्ट है, और आप चले जाए अम्बाला चले जाएं, वहाँ पर मुसलमानों की तादाद काफ़ी अच्छी हो गई है ना। हम्म, ये बाकी जो स्टेट से भी आए हुए हैं, ये भी मैं आपकी बात मानता हूँ, बिहार से भी आए हुए हैं, जो नौकरी की तलाश में पंजाब की खेतों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। उन्होंने भी अपनी पॉपुलेशन को काफ़ी इंक्रीज किया है। लेकिन पंजाब, पाकिस्तान से तो कोई वहां नहीं गए होंगे? हाँ, पाकिस्तान से भी बहुत एंटर हुए हुए हैं। उनको लोग कहते हैं कि ये जब क्रिकेट के मैच वगैरह स्टार्ट हुए थे, तो बहुत सारे उन्होंने बॉर्डर पार किए, वापस ही नहीं गए। उनको नहीं, डिपोर्ट भी क्या नहीं किया फैमिलीज है। के साथ गए थे वो लोग? हाँ, फैमिलीज के साथ टिकट लेके लीगल बॉर्डर पार, अमृतसर का, चंडीगढ़ वगैरह में जब ये मैचेस वगैरह हुए, तो उसके बाद वो ऐसे ही निकल गए। नहीं, ऐसे इसमें लोग तो कितनी फिर सच्चाई गिरफ्तार है, हो दैट जाते इज ना? ऑन नोट। नहीं, इसमें ऐसे अगर कितनी आप जाएं सच्चाई तो है, फिर, दैट इज नॉट ऑन रिकॉर्ड। नहीं, ऐसे लोग प्रदीप जी अगर जाएं तो वो अरेस्ट हो जाते हैं ना, वो ज्यादा देर रह नहीं सकते अनडिटेक्टेड। ऐसा है ना कि यहाँ पर अपीसमेंट की बहुत वो चलती है, और ये वोट बैंक बन जाते हैं, इनको जल्दी जल्दी कार्ड वगैरह मिल जाते हैं। ऐसा ही अच्छा, रोहिंग्या का भी यही हाल चाल है। दैट इज न्यूज टू बंगाल मी। से रोहिंग्या आए हुए हैं, उनको भी यही। बांग्लादेश यहाँ पर 40 मिलियन है। हम्म, हाँ, अभी वो जब वहाँ का डिस्प्यूट हुआ है, तो उन्होंने बॉर्डर बंद किए हैं। वहाँ पर इन्होंने बहुत हिंदूज को भी मारा मारा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन पैदा हो गई थी। मैं यहीं पर हम्म, था, और यहाँ पर लोगों के मन में आ गया था कि निकालो सबको यहाँ पर, जब ये वहाँ पर हमारी मिनोरिटीज को मारते हैं। लेकिन पंजाब में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, बड़े आराम से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। और कोई आज तक किसी तरह का मैंने कोई डिस्प्यूट नहीं सुना कि जैसे हम्म, ये हरियाणा में है जी, वहाँ पर हिंदुओं की बारात नहीं निकलेगी, हमारी इजाज़त है। ये नू है पास में छोटा सा, वहाँ पर 80% मुस्लिम्स हैं। तो वो जो 10% हिंदू हैं, उनको मुसलमानों से इजाज़त लेनी पड़ती है कि हमने यहाँ से अपनी मूर्ति लेके जानी है। तो वो पंजाब में नहीं है ऐसा। किस जगह की बात कर रहे हैं आप, हरियाणा में? ये हरियाणा में है, नू नू नाम की जगह, वो आप रिसर्च भी कर लीजिए। वहाँ पर आपको आई थिंक 78 80% मुस्लिम ही है, वो सारे अच्छा। बंगाली हैं। ये हम्म, शाहीन पार्क है, वो सारे बंगाली मुस्लिम है। सारों हम्म, सबने अपने, और इनकी जो औरतें साड़ियाँ पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, अपना हम्म, नाम पहला भी ये हिंदू रख लेती हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कॉमन मैन टू आइडेंटिफाई हम्म। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ये तो खैर हाँ हमारे जी। जो है ना मीडिया पर्सनैलिटी हैं एक, और या मकबूल जान, उन्होंने भी एक दफा ये बात की थी कि 2 करोड़ बंगाली जो हैं वो इलीगली इंडिया में रहते हैं। हाँ, ये अब असम वगैरह में इनको थोड़ा सा उन्होंने स्टार्ट कर दिया।
अगर आपने कल की न्यूज़ देखी हो तो मैं तो पार्लियामेंट की डिस्कशन सुन रहा था, असम में उन्होंने मैरिज एक्ट मुस्लिम का कर दिया सबका, वो एक मैरिज एक्ट होगा और 18 साल से कम औरत नहीं होगी और 21 साल से कम बच्चा नहीं होगा और उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। डाइवर्स में कानून होगा, काजीबाजी में वो जो मर्जी जाएं लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और अगर वो डाइवर्स होती हैं तो उनको वो क्लेम कर सकती हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, ये सब है। ये असम में उन्होंने कल से या आज से लागू कर दिया और इंडिया के और भी पार्ट्स में ये धीरे-धीरे हो जाएगा। ये वुमेन की जो एम्पावरमेंट है, उनकी सोशल लाइफ के लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है। और उससे पहले जो है ट्रिपल तलाक वो भी हाँ, बैन हो वो भी चुकी है ना निकाला इंडिया में। इन्होंने, वो मोदी साहब ने निकाला और भी इनके लिए फैसिलिटीज तैयार की जा रही हैं। हाँ, वो ट्रिपल तलाक जो था उसमें एक बहुत बड़ा पुराना काम चल रहा। सुबह उठ के खातून को बोल रहे हैं 3 बार तलाक तलाक तलाक, चल घर से बाहर। फोन पे उनको बोला जा रहा है कि दुबई में बंदा बैठा हुआ कह रहा है। इतना जाना उसका सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि इसका डिस्कशन भी हुआ। औरतों को उन्होंने कानून बना दिया कि ये ट्रिपल तलाक जो है ये इलीगल है और इसके ऊपर जो मुस्लिम औरतें थीं और मुस्लिम जो अवेयरनेस वाले स्कॉलर्स थे उन्होंने भी साथ दिया। कुछ रेडिकल्स ने इसके अगेंस्ट किया क्योंकि इसमें ये हलाला वलाला का चक्कर था। वो कहते हैं इन्होंने घर में ही प्रोस्टिट्यूशन खोला हुआ है, तो इसको बंद किया जाए और इसको एकदम से इसको इसको इसके ऊपर सैंक्शन लगाने चाहिए और उन्होंने लॉ बना दिए हैं। तो मुझे स्टैटिस्टिक्स का भी पता नहीं है कि उसके बाद कितने 3 तलाक जो हैं वो कोर्ट में उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। इनको बिल्कुल नॉर्मल अपना तलाक लेना पड़ता है और उसमें हर्जाना भी है, कोर्ट की प्रोसीजर भी है। तो ये जितने रेडिकल्स जो थे उन्होंने काफ़ी ट्राई किया। वो चौधरी साहब वो इट इज़ नाउ बिलोंग टू द हिस्ट्री। जी। अच्छा, प्रदीप जी हम थोड़ी सी बात फॉरेन पॉलिसी की करते हैं। अभी जो जरूर। है प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड और यूक्रेन का दौरा करके आए हैं और उसमें मुझे अच्छा लगा कि वापसी पे उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ की। तो विजिट कैसा रहा और क्या कुछ उम्मीद है कि अब ये जो यूक्रेन की जंग है ये ख़त्म हो जाएगी, कुछ बेहतरी आएगी? ये एक बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा चौधरी साहब, क्योंकि अभी तक मोदी साहब और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर अपने पीछे ही बैठे हुए थे बैंक बेंच में। उन्होंने कोई प्रोसेस नहीं स्टार्ट की। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन के दांत खट्टे हो गए और उन्हें लगा पता कि दे आर फाइटिंग विद फायर, उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है और उन्हें नज़र नहीं आता कि यूक्रेन इतने वेपन सिस्टम लेने के बाद भी रशिया को वहाँ से उधेड़ सकता है। रशिया वाले यहाँ से आते हैं, उधर निकल जाते हैं। ये एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ वॉर चल रही है, इसमें सबका जोर लग गया है। तो जब स्विट्जरलैंड में इन्होंने यूक्रेन और रशिया का सबमिट किया तो उसमें ऑस्ट्रिया, लक्समबर्ग, हंगरी, पोलैंड के बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि वी हैव टू इनवाइट मोदी साहब because he is charismatic and he is also deserving to be a part of this peace process। तो उन्होंने बोला कि हम जो हैं वी आर वॉर पार्टीज, क्योंकि हम इन्वॉल्व हैं। कोई टैंक दे रहा है, कोई हथियार दे रहा है, कोई हमारिस दे रहा है, कोई अब्राहम दे रहा है, तो वी वांट समवन हु इज न्यूट्रल। तो उन्होंने G7 में मोदी साहब को अंडर 4 आइज या अंडर 24 आइज बोल लीजिए, जितने भी लोग गए थे उन्होंने इनको कन्विंस किया। उससे पहले जयशंकर साहब की बहुत मीटिंग्स हुई हैं, वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बोला था। तो उसका असर ये हुआ कि इन्होंने मोदी साहब को इनवाइट किया, एक एजेंडा तैयार किया और वो उन्होंने अपना जो टूर था वो बड़ा इंटेलेक्चुअली चुना। चले गए पहले पोलैंड के साथ हिस्टोरिकल रिलेशन भी है इंडिया के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 200 फैमिलीज को जामनगर के राजा ने यहाँ पर रिफ्यूज रखा था और 18 साल के बाद उनको वो ले गए थे। तो जामनगर के राजा की वारशाव में उनको उन्होंने उसका स्टैचू भी बनाया हुआ है और उनके नाम पे सड़क भी बनाई हुआ है। तो वो सारा जो था एक मोदी साहब के लिए प्लेटफॉर्म बन गया कि मैं पोलैंड जाऊंगा और पोलैंड को बहुत इंटरेस्ट है।
पोलैंड का जो एग्रो सेक्टर है वो यूक्रेन की जो गंदम आती है उससे उसको बहुत सेटबैक लग रहा है। और दूसरा उसके पास फाइनेंशियल बर्डन बहुत है कि 1 मिलियन से ज़्यादा वहाँ पर रिफ्यूजी आके बैठे हुए हैं। और पोलैंड की प्रॉब्लम जो है वो ये भी है कि उनको सोशलाइजेशन करने में, उनको रखने में उसका एक फिजिकल डेफिसिट चल रहा है। तो उस उन्होंने भी सोचा कि चलो बुलाते हैं, तीर नहीं तो तुक्का से ही अगर मोदी साहब कुछ कर लेंगे तो हमारे पास बर्डन कम होगा और हम भी थोड़ा सा अपना माइलेज ले लेंगे। तो मोदी साहब ने प्रेसिडेंट डूडा से भी मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। डूडा जो है वो एक राइट विंग के प्रेसिडेंट हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है वो थोड़ा सोशलिस्ट है। तो उनकी जो मुलाकात थी एक हिस्टोरिकल मुलाकात भी आप कह सकते हैं। और इंडिया के डिफेंस सेक्टर में पोलैंड का थोड़ा बहुत हाथ भी है। उनमें कुछ वेपन सिस्टम जो हैं वो भी, क्योंकि पोलैंड जो था इट वाज ए पार्ट ऑफ रशियन वार्शो पैक्ट। या और उन बहुत सारे जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो मिग वगैरह के हैं या वो जो यूक्रेन और पोलैंड में ही बना करते थे, तो वो थोड़ा सा उसने उनको ओपनली तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस पे जो बैकफुट होती है ना एक डिप्लोमेसी, उसमें इस पे इस टॉपिक पे बात की हुई है। और पोलैंड में इंडिया के स्टूडेंट भी है और यहाँ पर भी पोलैंड के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। और सेकेंडली मोदी साहब ने मौका लिया पोलैंड की मिनिस्ट्री को और पोलैंड की जनता को थैंक्स बोलने का, जब यूक्रेन के वॉर में इंडियन स्टूडेंट बहुत फंस गए थे तो पोलैंड के लोगों ने बहुत हेल्प की। पोलैंड और मोल्डाविया की जो बॉर्डर्स थे उनमें लोगों ने मदद भी की। कुछ एट्रोसिटीज भी हुई, कुछ वीडियोस भी सामने आए कि लोगों ने लड़कियों के लैपटॉप खींच लिए, वो कहाँ तक ट्रू है आई डोंट नो, बट इट इज एक्चुअली a good gesture from Poland to host all Indian students, and they also conducted a safe journey them back home. तो इसका भी था। और उन्होंने वहाँ से अपनी एक फीडबैक भी लिया कि कहाँ जो ग्राउंड रियलिटी यूक्रेन की वॉर की रशिया के साथ क्या है, क्योंकि डिप्लोमेटिक में कुछ बातें छुपाई भी जाती हैं। तो उनको वो लेने के बाद ही टुक द ट्रेन टू यूक्रेन। अब यूक्रेन का मैं आपको थोड़ा सा बोलूंगा तो कुछ लोग इतराज करेंगे। यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड का 4th करप्ट नेशन है। और यूक्रेन के जो आज से 10 साल पहले जो रिलेशन थे वो पाकिस्तान के साथ अच्छे थे, और यूनाइटेड नेशन में यूक्रेन हमेशा इंडिया के खिलाफ ही वोट देता था। तो इंडिया ने ज़्यादा उसको अहमियत नहीं दी और कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी की गई थी। उसको असाइड किया क्योंकि प्रेशर यूरोपियन यूनियन का और यूएस का था। तो मोदी साहब वहाँ गए और उन्होंने सालेंस्की से मुलाकात जो की थी उसमें उनको थोड़ा सा इमोशनल भी होना पड़ा, जब हो गए, जब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो अस्पताल में बम्बार्डमेंट में मरे हैं। तो ही फेल्ट ऑल्सो वेरी सॉरी फॉर द नेशन। तो ये भी उनको एक हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो पीस प्रोसेस में उन्होंने ये बोला है कि डायलॉग के साथ हम करेंगे। और एक इंटरेस्ट भी है पोलैंड यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के पास जो इंडिया के बहुत सारे वेपन सिस्टम हैं उसके स्पेयर पार्ट यूक्रेन में भी हैं। तो हेलीकॉप्टर्स हैं कुछ मिग 27 के, वो बंद हुए पड़े हैं। तो यूक्रेन वाले जो हैं वो भी चाहते हैं कि फॉरेन करेंसी हमें आए, हम कुछ बेचें। और पीस प्रोसेस जो है वो उसको उन्होंने मद्देनज़र रखकर बाकी जो एजेंडा उसको भी उन्होंने फोर्सफुली वहाँ पर प्रेजेंट किया। और इसका फ़ायदा दोनों मुल्कों को होगा इन कमिंग ईयर्स। ये जो वॉर है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी क्योंकि दोनों के धुएं निकल गए हैं। और यूरोपियन यूनियन तीसरा एक्टर है, उसका भी धुआं निकल गया। तो वो चाहते हैं कि ये आए। अभी रशिया ने तो बोला है कि हम अपना जो टारगेट है उसको ये करेंगे। ये धमकियां होती हैं फबकी। उनको मालूम है कि जब पीस प्रोसेस का एजेंडा आएगा और उसमें जो मोदी साहब हैं वो इनको इनवाइट करेंगे, वो कैसे होगा ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया चौधरी साहब। इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है और इसके ऊपर पूरी यूरोपियन यूनियन की बैकिंग है मोदी को भी, और उधर यूएस की भी बैकिंग है। ये मुझे लगता है कि इसका जो
जो स्टार्ट होगा वो अमेरिकन की जो स्टार्ट हो रही है इलेक्शन कैंपेन के बाद ही होगा। सब जी। वेट कर रहे हैं हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हम्म। अगर ट्रंप जीत के आता है तो इट विल बी इजियर फॉर मोदी आल्सो टू कंडक्ट ऑल दीज कंसर्न्स, बिकॉज उसकी जो केमिस्ट्री बाइडेन से ज़्यादा ट्रंप के साथ भी हुआ है। हम्म। और कमला हैरिस है उसकी है मोदी के साथ, लेकिन इज नॉट दैट इंटेंस। हम्म। अच्छा, यही मैं हैरान था कि कोई यूरोपियन या कोई भी वर्ल्ड लेवल का कोई स्टेट्समैन आगे नहीं आ रहा है। कितना अरसा हो गया इस जंग को जारी है, ये कितनी तबाही हो रही है। और मेरे ज़हन में आ रहा था कि एंजेला मर्कल जैसे किसी शख्स को ना आगे आना चाहिए। तो अच्छा है अगर मोदी साहब आगे आए हैं, तो लेट्स होप कि कोई पीस का रास्ता निकले। तो दूसरा ये बताइएगा प्रदीप जी कि राजनाथ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो गए हुए हैं अमेरिका के दौरे पे। तो जी, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या सिग्निफिकेंस है उसकी? देखिए यही मोदी की खासियत है। एक तरफ वो पीस मिशन लेके गया हुआ है और पोलैंड में जाके डियास्पोरा से मिल रहा है, मिनिस्टरों से मिल रहा है, पीस की बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अपनी डिफेंस जो है उसके लिए उन्होंने उसी दौरान राजनाथ सिंह को भेजा है। और ये जो दौरा राजनाथ सिंह जी का है, ये एक बहुत इसकी एक अहमियत है। इसके इस दौरे के दौरान बहुत सारी ट्रीटीज हुई हैं जो इंडिया को बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूँ कि इंडिया का जो फर्स्ट लाइजन ऑफिसर है यूएस सेंट्रल कमांड फ्लोरिडा में, वो उन्होंने वहाँ तैनात कर दिया है, पहले ही वहाँ नहीं था। और नेवी का जो है बहराइन में यूएस सेंट्रल कमांड जो बनाई है इन्होंने, उसमें भी इंडिया के लाइजन ऑफिसर्स को इंटीग्रेट कर दिया है। ये पहले ऐसा नहीं था। और जो हैरानी वाली बात है कि जो यूएस के जो नेवी ऑफिसर्स हैं, वो इंफॉर्मेशन एंड फ्यूजन सेंटर गुड़गांव में बैठे हैं। उनके साथ उनकी नेगोशिएशन चल रही है मैरी टाइम की, जो नेवल बेस के ऊपर है। और दूसरा जो इंडियन नेवी डिप्लॉयमेंट है, जिसको CFF 150 कहते हैं, उसका जो हेडक्वार्टर जो उन्होंने बनाया बहराइन में, उसमें नेक्स्ट ईयर जो इंडिया वाले ओपनली पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो ये जो उन्होंने ये जो सिस्टम जो ये विजिट है, इसकी एक टेक्निकल और सिक्योरिटी पर्पस का आप देख सकते हैं। और जो जो ये जो एक वहाँ पर है, कौन सी मेम्फिस में अमेरिका वालों ने वाटर टनल सिस्टम जो तैयार किया हुआ है, जिसमें वो टॉर्पेडोज की टेस्टिंग करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया में देने को तैयार है। वो कहते हैं कि इंडिया वाले जो है इंडिजियस बनाएंगे यहाँ पर और अपने टॉर्पेडोज को यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो यूरोपियन टॉर्पेडोज भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ उनकी टेस्टिंग जो प्राइजेस हैं वो यूएसए और एकनफ्योर्ड जर्मनी से कम है। तो और दूसरा एक इन्होंने मीटिंग जो होस्ट कर रहे हैं, जिसको इंडस एक्स बोलते हैं। और उसमें जो डिफेंस एसोसिएशन इकोसिस्टम जो तैयार हुआ है, वो इंडस्ट्रियल, एकेडमिया, गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं उनके साथ मिलके उसको डेवलप किया जाएगा। इसमें इन्होंने सिविल सेक्टर को भी ले लिया है। ये जो अभी जो पैक्ट जो उन्होंने वो लेके आए हैं, जो उनके साथ हो रहा है, आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिकल डिफेंस कॉपरेशन भी यूएस। ओके। और उसको उन्होंने शो अच्छा। भी किया है कि वी आर नॉट गोइंग टू बी 100% और 60% डिपेंडेंट अपॉन रशियन मशीनरी। तो ये एक 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 बहुत बड़ा मैं चेंज देखता हूँ। आई एम नॉट अ वेरी डिफेंस एक्सपर्ट, जबकि मेरे पापा आर्मी में ही हैं और मेरे ब्रदर भी इसमें बहुत नज़र रखते हैं। तो मैं उनके साथ डिस्कस करने के बाद उन्होंने भी मुझे यही बोला है कि इट इज़ गोइंग टू चेंज the balance of power between India, Russia, and US plus European Union. ओके। इसको मैं इस अच्छा तरह से प्रदीप देख। जी, तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स कुछ ब्रीफली बताइएगा, कोई चीज रह गई हो हाँ, तो। अभी डिफेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो आज आपने शायद न्यूज़ भी सुन ली होगी, मैंने तो उसको फॉलो भी किया है कि इंडिया की सेकंड जो न्यूक्लियर सबमरीन्स को उन्होंने इंडियन नेवी को आज सौंप दिया है।
तो एक अभी थर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर की डिस्कशन चल रही है, ये इसकी जो इंडिकेशन है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ, ये चाइना को काउंटर करने के लिए बन रही हैं। और एक छोटा सा मैं आपको एक और कंक्लूज कर दूं, इंडिया में फिर भी जो है ना जस्टिस टाइम लेती है, लेकिन अपना डिसीजन लेती है। आपने शायद सुना होगा अजमेर शरीफ में जो 96 में एक स्कैंडल हुआ था, वो वहाँ पर जो खादिम चिश्ती वगैरह है, उन्होंने वहाँ पर एक सोफिया कॉलेज होता था, उनकी बहुत सारी लड़कियों को मिसयूज़ किया था, रेप किया था, उनकी फ़ोटोज़ दिखाई थी। तो आज 32 इयर्स के बाद उनमें से बहुत सारे तो मर भी गए हैं। 6 जो लोग थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का उन्होंने सुना दिया। यानी 32 साल लगे। उनके बड़े लॉयर थे, 50-50 लोग तो वहाँ पहुँच जाते थे उनको डिफेंड करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी है। और अजमेर शरीफ जो एक बहुत बड़ा एक वो रिलीजियस स्पॉट माना जाता था, उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। ये हिंदू और मोस्टली आपको वहाँ पर हिंदू मिलेंगे जो चादरें चढ़ाने जाते हैं। तो अब वो थोड़ा सा एक चेंज हो रहा है कि ये जो नकली थे, ये गुंडे थे, ये बदमाश थे, ये माफिया ग्रुप था, इन्होंने कितनी लड़कियों को मिसयूज किया। और उसकी एक नवज्योति न्यूज़ होता था उस टाइम पर, उसने इसको पब्लिश किया, इसको शेल्फ कर दिया, इसको पब्लिश ही नहीं होने दिया। और वहाँ पर एक कोई महेश लंडानी नाम का आदमी था जो ये लड़कियों की फोटो उनके ऑर्डर पे बनाया करता था। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि जस्टिस मिली है। बहुत लड़कियां जो थी उन्होंने शर्म के मारे अपने केस वापस कर लिए। एक दो जो खड़ी रही हैं उनके बल के ऊपर ये स्टार्ट हुआ है। और नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपसे बात करूंगा जो जो इंडिया में टायर 2 सिटीज़ में ये जीसीसी सेटअप हुए हैं। ये जीसीसी जो है ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स तैयार हुए हैं। इसके ऊपर मैं मज़ीद आपके साथ फिर बिल्कुल नेक्स्ट प्रोग्राम जब मैं जर्मनी आ जाऊंगा और डाटा कलेक्ट करके आऊँगा। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर लेआउट हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि 14-15 मिलियन लोगों को 2026 तक जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। दैट्स समथिंग वेरी वेरी गुड। इंटरेस्टिंग। मैं उसके ऊपर फिर आपसे जरूर बात करूंगा। जी डॉक्टर प्रदीप पवार जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। तो आपने बड़ी कवर किया, बहुत सा एरिया, बहुत सी हमने बातें की। तो आइंदा भी फिर आपसे बात होगी और जरूर हम कोशिश करेंगे कि कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू हो। सो थैंक जरूर। यू अगेन। थैंक यू शकी साहब, तंदुरुस्त रहिए एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू वंस अगेन व्हेन आई एम बैक टू जर्मनी।